स्थिति ऐसी क्या है कि आज ये दिन आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह की अपील करनी पड़ रही है। जनता को किन चीजों के लिए आगे तैयार रहना पड़ सकता है? हमारे यहाँ शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन चुनाव ने उसको ढक रखा था। हम लोग मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये गंभीर संकट है। इनको कैसे रिकवर करें, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी मूल समस्या है रुपये का गिरना। आज पूरे वर्ल्ड में अमेरिकन डॉलर कमज़ोर हो रहा है, बाकी देशों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। एकमात्र हमारी ऐसी कंट्री है जिसको अमेरिकन डॉलर के कमज़ोर होने का फ़ायदा नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम आज खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जो अपना कॉन्वॉय है ऑफिशियल, उसमें 50% की कटौती कर रहे हैं। तो वो भी तो कोशिश कर ही रहे हैं अपनी तरफ से कि लोगों तक मैसेज जाए। अगर आप ये खुद नहीं करते ना, तो इसका कोई असर जनता पे नहीं आता। उन्होंने जिस दिन फर्स्ट डे अपील की लोगों से, उनको सेम डे बात बोल देनी चाहिए थी कि कल से जितनी रिक्वायरमेंट मेरे काफिले की है, मेरी सिक्योरिटी के लिहाज से, उतनी ही चलेंगी। अगर भारतीय इतने खर्चे कम कर दें तो हमारे देश में इतने करोड़ की बचत होगी। इसमें जनता का दोष कितना है और सरकार की नाकाबिलियत का दोष कितना है? 2 महीने से कहाँ थे? 70 दिन से काम चल रहा है, तो तब क्यों नहीं बताया लोगों को कि ये क्राइसिस आने वाला है? मोदी जी कह रहे सरकार ने जितना हो सकता था किया 2 महीने में। क्या किया? सरकार हमें दे क्या रही है? सरकार हमसे ले रही है। हाँ। आप इनकम टैक्स लेते हो, आप जीएसटी लेते हो, आप रोड टैक्स लेते हो, आप सेस लेते हो, कोई ऐसी चीज है जो आप हमें दे रहे हो। विपक्ष क्या करे? अभी क्या करना चाहिए उनको इस पे? ये चाहते हैं कि विपक्ष सारे चुनाव हारता रहे, अपने घर बैठ जाए, सारे स्टेट और पूरा देश इनको जीत के दे दे और ये जो चाहे वो करें। क्या कोई विपक्ष ऐसा है किसी भी देश में कि जो अपनी सिटिंग गवर्नमेंट की तारीफ करता हो? तो पैनिक फैला कौन सा है? नमस्कार दोस्तों, जनता से फिर से कुर्बानी मांगी जा रही है। कुर्बानी की खाना है तो तेल कम खाओ, गाड़ी चलानी है तो तेल कम यूज करो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। सारी कुर्बानियां इस समय सरकार जनता से ही मांग रही है। और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ये अपील करते हैं देश हित में। पूरा जो मैटर है अगर आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा अपील तो प्रधानमंत्री कर देते हैं, लेकिन असल में मामला कितना गंभीर है ये नहीं बताते हैं। और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमें ये बात नहीं बता रहा है कि स्थिति कितनी खराब है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक रैली में ये बात बोलनी पड़ रही है। कहीं ऑफिशियल इन्होंने नहीं लोगों से अपील की, ये रैली में बोलते हैं। तो नेता नहीं बताएंगे, सरकार नहीं बताएगी, मगर पत्रकार तो बताएंगे ही, और आदेश जी तो जरूर बताएंगे। तो आदेश सर, नीरज सर की गैर मौजूदगी में कोशिश है कि हम मोर्चा संभाल पाएं आपके सामने। अभी जो आप संभाल लेती हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे अपील करते हैं, और सर देखिए ये ऐसा नहीं है कि नेशन को एड्रेस करते हैं कि हम 8 बजे एड्रेस करेंगे क्योंकि गंभीर मुद्दा है, एक रैली से एक तो करते हैं, मतलब पूरा चुनावी माहौल टाइप का सीन होता है, और 2 दिन लगातार करते हैं। और आप ये देखिए कि ये जनता से जो कुर्बानी मांगी जा रही है उसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई ऐसा हुआ क्या है। कई लोग समर्थन कर रहे हैं कि नहीं नहीं देश हित में तो करना होगा, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये क्या बात हुई। लेकिन समर्थन और विरोध के परे स्थिति ऐसी क्या है कि आज ये दिन आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह की अपील करनी पड़ रही है। जनता को किन चीजों के लिए आगे तैयार रहना पड़ सकता है? अब आज तारीख है 13 मई और 4 मई को रिजल्ट आया था 5 राज्यों का। तब तक हमारे देश में कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं थी कि आप सोना मत खरीदो, आप फर्टिलाइज़र का कम उपयोग करो, आप विदेश मत जाओ, आप पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, क्लासेस बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कराओ। तो मुझे लगता है कि स्थिति वाकई में गंभीर है। चुनाव ने रोका हुआ था कि चुनाव हो जाएं और बीजेपी बंगाल जीत जाए, वो जीत गई। तो अब देश की याद आई। तो देश की याद अब आपको ले चलता हूँ 28 फरवरी को। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। तब से ये युद्ध शुरू हुआ और तब से ही, उसके बाद से ही एनर्जी क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गया था। और हमारे यहाँ शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन चुनाव ने उसको ढक रखा था। बाकी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में, श्रीलंका में इसके असर देखे गए हैं। मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा था कि वहाँ $2 का 1 लीटर तेल मिलता था पेट्रोल, वो काफ़ी हद तक $3.5-4 चला गया था। अब क्योंकि वो लोग देश चलाने को और चुनाव को अलग अलग रखते हैं। हमारे यहाँ वो पहले चुनाव है, बाद में देश की प्रायोरिटीज़ हैं कि पहले चुनाव जीतना, उसके बाद हम समझेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने ये जो बातें कही हैं, रैली के ज़रिए कही,
अगर वो 8 बजे शाम को देश को संबोधित करते तो मुझे लगता है कि पैनिक क्रिएट हो जाता। पैनिक क्रिएट अभी भी हुआ है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। मार्केट क्रैश हुई है, लोगों ने पैसे विड्रॉ किए हैं, लोगों के मन में डर का भाव आया, पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है 8 बजे के संबोधन का। 2016 में जब नवंबर में जब नोटबंदी हुई थी, तब भी आपने देश को संबोधित किया था और कहा था कि आज से ये जो नोट है ये लीगल टेंडर नहीं रहा, किसी काम के नहीं है। पैनिक क्रिएट हुआ, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम एक एक परत इसकी उठाएं। आप समझिए कि इसकी सबसे बड़ी मूल समस्या क्या है। इसकी मूल समस्या है रुपये का गिरना, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया 95 पार कर चुका है। और जहाँ तक मुझे याद है, जब 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सत्ता सौंपी थी, तो रुपया 58 पे था डॉलर के मुकाबले। आज पूरे वर्ल्ड में यानी अमेरिकन डॉलर कमज़ोर हो रहा है और बाकी देशों को उसका फ़ायदा मिल रहा है। एकमात्र हमारी ऐसी कंट्री है जिसको अमेरिकन डॉलर के कमज़ोर होने का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है, हम डंपिंग यार्ड हैं। हम चीन के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट हैं, हम अमेरिका के लिए मार्केट हैं। इसलिए अमेरिका डील भी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, जिसमें हमने सब कुछ दे दिया अपना। ठीक है, तो इसके रुपये का कमज़ोर होना, अब 3 चीज़ों का जिक्र किया मोदी जी ने। वो कहा फर्टिलाइज़र यानी खाद जो किसान इस्तेमाल करता है खेत में, वो कहा कि आप 50% उसका यूज़ कम कर दो, क्योंकि खाद जो है वो इंपोर्ट होती है। इंपोर्ट जब होगी तो उसका पैसा कैसे जाएगा? डॉलर में। आपका रुपया पहले से कमज़ोर है। तेल इंपोर्ट होता है, गोल्ड इंपोर्ट होता है। तो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उनका ही जिक्र किया है मोदी जी ने, और एक माहौल क्रिएट किया कि मैंने देशवासियों को पहले ही बता दिया कि भाई ये समस्या आपके सामने है। तो आज सुबह क्या किया? आज सुबह सीधा 6% से गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दी। तो इससे क्या होगा? इससे सोना महंगा हो जाएगा। ये सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। लेकिन अब आप देखो, ये जो लोग गोल्ड में काम करते हैं, यानी जो सुनार हैं या और भी जगह जहाँ जहाँ गोल्ड यूज़ होता है, उनकी स्किल लेबर्स हैं, वैसी लेबर्स हैं, कितने लाख लोग इस सेक्टर में काम करते होंगे। उनके ऊपर एकदम से रोटी की समस्या आ जाएगी, क्योंकि 1 साल तक पीएम ने कहा है कि आप सोना परचेज मत करो। तो 1 साल तक कोई भी जिसकी भी इंडस्ट्री है, जिसका भी काम है, वो कैसे इतने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देगा और वो लोग कैसे खाना खाएंगे? आपने ठीक वैसे ही किया जैसा आपने लॉकडाउन लगा के कर दिया था कि आप लोगों को अपने हाल पे छोड़ देते हो। अरे भाई, आप सरकार हो, आपको लोगों ने चुना है, आप इस बात के लिए जाने जाते हैं कि नहीं ये मोदी का नया भारत है और आपकी छाती 56 इंच की है और हम सबको इस बात के ऊपर गर्व भी है। तो आपको पहले उनका समाधान करना चाहिए कि भाई ठीक है, 1 साल तक आप सोना परचेज नहीं करेंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी लोग इसमें गरीब लोग काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो स्किल्ड लेबर है, वो अपनी रोटी कैसे खाएगा? इसका इंतजाम तो करो। ये कौन करेगा? यानी आप चुनाव से पहले भी मांगते हो और चुनाव के बाद भी मांगते हो। चुनाव से पहले आप वोट मांगते हो, चुनाव के बाद आप त्याग मांगते हो, है ना? आप तो मांग ही रहे हो, आप दे क्या रहे हो? जनता आपको टैक्स दे रही है भर भर के, जीएसटी में दे रही है, इनकम में दे रही है, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं हम लोग। 7.5 से 8% लोग हैं जिनके पास ये गाड़ी हैं, जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। 80 करोड़ से ऊपर तो लोग राशन ले खा रहे हैं सरकार से। और कितने % लोग हैं जो वाइट कॉलर वाले हैं, जो दफ्तर जाते हैं? कितने? 3% आई थिंक, मतलब कुछ भी नहीं है। 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 8,000 पर महीने की है, जो उससे गुजारा करते हैं। तो जनता तो आपको दे ही रही है, आप उनको रिटर्न कब दोगे? आपने सिंपली कह दिया कि भाई ठीक है, 1 साल तक सोना परचेज मत करो, बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन उस सेक्टर में काम करने वाले लाखों लोगों को आपने क्या कहा? उनका समाधान आपने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने कहा कि ठीक है, मैंने अपील कर दी है और मेरी अपील दुनिया मानती है, देश मानता है। हाँ मानता है, मैंने कहा मना किया? देश ने हमेशा आपकी अपील मानी है। और फिर क्या हुआ कि जब ये सब हो गया तो फिर नेक्स्ट डे एक नैरेटिव दिया गया
वो नैरेटिव क्या था कि मोदी जी पहले ऐसे पीएम नहीं है कि जिन्होंने जनता से त्याग मांगा है, अपील की है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इन सब ने भी जनता से सहयोग मांगा है। भाई जो आज जहां हम खड़े हैं 2026 में, और जब शास्त्री जी थे और इंदिरा गांधी थी, तब देश की क्या स्थिति थी, तब देश के पास क्या रिसोर्सेज थे, तब देश की कितनी पॉपुलेशन थी, कितना उनके पास भंडार था अनाज का, कितने उनके पास उस टाइम पैसे थे, कितनी टैक्स कलेक्शन थी, आप उसको भी तो कंपैरिजन करोगे ना। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि ठीक है आप लोग ना तेल कम यूज़ करो, पेट्रोल कम यूज़ करो, डीजल कम यूज़ करो, लेकिन ये खुद रोड शो कर रहे थे। ठीक है। दूसरा क्या कहा, आप विदेश मत जाओ, आप विदेश जा रहे हो 5 दिन की यात्रा पे। मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है दोनों में। शास्त्री जी ने पहले अपने घर में कहा कि एक दिन सब लोग व्रत रखो, तो उन्होंने कहा कि हाँ सब लोग रख लिया और रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उन्होंने देश से ये अपील की कि अगर आप लोग एक दिन का व्रत रखेंगे तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। लोगों ने उनकी बात मानी, देश पे संकट था। फिर इंदिरा गांधी की बात आती है। इंदिरा गांधी ने पहले अपने आभूषण, अपने गहने दान किए, फिर देश को कहा कि आप लोग भी दान करो, देश को ज़रूरत है। देश ने बात मानी और इनकी भी मानते हैं। इन्होंने पहली बार थोड़ी किया है, कोरोना में किया, नोटबंदी में कहा 50 दिन दे दो, लोगों ने दिए। लेकिन आज की डेट में आप लोगों को समाधान नहीं देते हो, आप उनको सीधा सीधा क्राइसिस में जाके खड़ा कर देते हो कि भैया आप सड़क पे आके खड़े हो गए हो। ये हुआ है कुल मिला के मोटा मोटा। तो अब क्या होगा, जैसे आज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, आप देखना कल या परसों में, मोस्ट प्रोबेबली कल रात को 12 बजे या परसों में अब हम बात कर रहे हैं 13 मई को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये, ताकि दर्शक उसको रिलेट कर सकें। नहीं तो बाद में ट्रोलिंग भी जाएगी हमारी। अच्छा हाँ। अब क्या होगा, अब पेट्रोल डीजल यानी पेट्रोलियम जितने प्रोडक्ट्स हैं अब उनके दाम बढ़ेंगे और ठीक ठाक बढ़ेंगे, क्योंकि मॉल तो पहले क्रिएट कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। अरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम तो 3 महीने चल रही है, फरवरी एंड में शुरू हो गई थी। आपने अभी ध्यान दिया उसके ऊपर, और आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है डे बाय डे, हम उसको कैसे ठीक करें। आप चुनाव में बिजी थे। तो वर्ल्ड की क्राइसिस तो चल रही है 2 महीने से 2.5 महीने से, आपका ध्यान अभी आया उसके ऊपर, इसलिए आपने एक दिन में आके ये कह दिया कि भाई आप ये काम करना बंद कर दो। आज इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे बढ़ी है, कल आप देखना पेट्रोल डीजल और जो बाकी चीज़ें हैं, सीएनजी है, एलपीजी है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोल या क्रूड ऑयल से निकलते हैं, उन सब के दाम कितने बढ़ेंगे और कहाँ तक जाएंगे। अब अगला बताता हूँ एक और बात। आज मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह सुबह, हरदीप पुरी जी कह रहे हैं कि मेरी तेल कंपनियों को रोज का 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। पहली बात तो कह रहे हैं कि मेरी, पहले इससे पहले क्या बोलते हैं कि इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये निजी कंपनी है, बट कंट्रोल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है ना। ठीक है। 28 फरवरी से लेके 13 मई के बीच में अगर आपकी हरदीप पुरी जी की तेल कंपनियों को पर डे का घाटा 1000 करोड़ हो रहा है, तो जो पिछले 10 सालों में जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता था, उसका मुनाफा जो कमाया था आपकी तेल कंपनियों ने, वो कहाँ गया? आपने देश को राहत नहीं दी। जब 60 रुपये 70 रुपये पर बैरल कच्चा तेल बिक रहा था, क्या आपने इस देश की जनता को राहत दी? क्या आपने तेल सस्ता किया, पेट्रोल सस्ता किया, डीजल सस्ता किया? नहीं किया। अब फरवरी 28 से लेके, यानी फरवरी का लास्ट डे था, मार्च अप्रैल 60 70 73 दिनों में आपकी कंपनियों को घाटा आपको महसूस हो रहा है, और 10 साल का जो मुनाफा कमाया आपने वो कहाँ गया? कोई पूछे हरदीप पुरी जी से कि जो आपकी कंपनियों ने 10 साल का मुनाफा कमाया, इस देश की जनता से लूटा है इनको, वो कहाँ है? कोई जवाब नहीं है। फिर कहेंगे मेरी तेल कंपनियों को मेरी तेल कर्जे लेके आए थे। सर देखिए, जब अपील किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद से जो सबसे बड़ी आलोचना हुई ये हुई कि आप
अभी कह रहे हैं कि तेल पे कम खर्चा करो, उसके असर लगातार इनकी रैलियां और रोड शोज हो रहे हैं और हवाई शो होता है वो, जिसमें लोग कह रहे थे किससे चल रहा है, गौमूत्र से चल रहा है क्या, वो भी तो तेल से ही चल रहा है। तो अब जाकर के अब आज खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जो अपना कॉन्वॉय है ऑफिशियल, उसमें 50% की कटौती कर रहे हैं। तो वो भी तो कोशिश कर ही रहे हैं अपनी तरफ से कि लोगों तक मैसेज जाए। नहीं, करनी ही चाहिए उनको, उन्हीं की कोशिश काम आएगी। बट इज इट एनफ? देश की जनता उनकी बात सुनती है, समझती है, मानती है, मानी है, पहले भी इसके उदाहरण भी हैं। नोटबंदी के टाइम पे मानी, कोरोना के टाइम पे मांगी, लॉकडाउन लगाया आपने तब मानी, कभी नहीं आपको मना किया लोगों ने। अब क्योंकि इस बात को लेकर आलोचना शुरू हुई कि आप देश से तो त्याग मांग रहे हो और आप खुद रोड शो कर रहे हो, आप खुद 5 दिन के लिए आप विदेश की यात्रा पे जा रहे हो। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उसके मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस देश के रोल मॉडल हो और कम से कम उन 40% लोगों के तो हो जो आपका प्योर वोट बैंक है। ठीक है, अब जो इन्होंने आज किया है ना, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि इनके तमाम चीफ मिनिस्टर्स को भी अपना जो काफिला है वो छोटा करना पड़ेगा, मंत्रियों को करना पड़ेगा, विधायकों को करना पड़ेगा, या जो बाकी ऐसे नेता हैं कि जो इनको अकेले में डर लगता है कि वो इकट्ठे चलते हैं 50 गाड़ियों में, उनको करना पड़ेगा, 700 गाड़ियों का काफिला वाला एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तो ये इन्होंने इसलिए की है कि कम से कम मेरे जो अपने लोग हैं, मेरा जो कैडर है उसमें संदेश जाए, और ताकि यहाँ से शुरुआत हो सके। अगर आप ये खुद नहीं करते ना तो इसका कोई असर जनता पे नहीं आता। अब कम से कम लोग बात तो करेंगे कि भाई पीएम ने कोशिश करी है कि वो अपना काफिला छोटा कर दिया, अब उसके बाद मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा, कैबिनेट मिनिस्टर को करना पड़ेगा, सांसदों को करना पड़ेगा, विधायकों को करना पड़ेगा, और जो बाकी कंसर्न लोग हैं जो जिनके काफिले बड़े होते उनको करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री से ही शुरुआत होनी चाहिए थी। जब उन्होंने जिस दिन फर्स्ट डे अपील की लोगों से, उनको सेम डे ये बात बोल देनी चाहिए थी कि कल से जितनी रिक्वायरमेंट मेरे काफिले की है मेरी सिक्योरिटी के लिहाज से उतनी ही चलेंगी। वहीं से अपील कर देते, आपकी आलोचना हो ही नहीं सकती थी। तो ये आलोचना का असर हुआ था क्या? हाँ, आलोचना का असर हुआ ये। चलिए, आलोचना सुनते तो हैं कम से कम। जब आपने ये देख लिया, नहीं इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी बहुत शार्प हैं। उनको पता होता है कि जमीन पे क्या हो रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, इस बात का क्या असर हुआ। वो हमेशा ना वो करते रहते हैं वाटर टेस्टिंग। जैसे यूजीसी आया था, फेंक दिया, असर क्या हुआ, फिर बैकडोर से घुमा के वापस ले लिया। हाँ। तो उनको पता होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा देखिए, पीआर की जब बात होती है, भाजपा का बहुत स्ट्रांग माना जाता है कि भाजपा हमेशा ये दिखाती है कि हम बहुत मजबूत हैं, देश बहुत मजबूत है, विश्वगुरु है। जैसे हॉर्मुज वाला, जब हॉर्मुज का मामला चल रहा था, नहीं हॉर्मुज से जहाज आ रहे हैं, जितने जहाज भी आ रहे हैं उतने पे तालियां भी बजती थी, शोज भी जाते थे। तो ऐसी एक पार्टी जो सरकार में है, उससे जुड़े हमारे जब प्रधानमंत्री अगर ये अपील खुल करके आकर के कह रहे हैं बिना इमेज की परवाह किए कि हाँ दिक्कत तो है, ठीक है, इसका मतलब है उन्होंने 2 महीने, हाँ पर है कि वो कह रहे हैं हमने 2 महीने सरकार ने पूरी कोशिश की, अब अपील कर रहे हैं। बहुत भारी दिक्कत है, बुखार नहीं है, टाइफाइड है, ठीक है, और टाइम से उपचार नहीं हुआ ना तो कुछ भी हो सकता है। सर कहाँ पे हैं हम लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा देश जो है वो मंदी की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस। एक बात समझ लो, अगर पेट्रोल डीजल इनके दाम बढ़ेंगे, केरोसिन, एलपीजी, देखो गोल्ड का एक दायरा सीमित है, लेकिन एनर्जी सेक्टर का जो दायरा है ना वो बहुत बड़ा है। उसका असर हर चीज़ पे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा, फल दूध सब्जी राशन सब महंगा हो जाएगा, तेल तो महंगा होगा ही होगा। तो हर किसी की रसोई पे इसका असर पड़ेगा, गांव से लेके मुकेश अंबानी तक। सही बात, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इस दौर में जहां भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे के रोटी खिला रही है, उसमें अगर ये इम्पैक्ट आएगा तो इसका असर हर किसी की रसोई पे, हर किसी की थाली पे आएगा। हम लोग मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये गंभीर संकट है। इनको कैसे रुपए को ठीक करना है, उसको कैसे, मतलब जितना वो कमज़ोर होता जा रहा है हर रोज़। कल भी मैंने देखा, कल भी मतलब 95 क्रॉस कर गया था, तो उसको ये कैसे रिकवर करें, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन सर एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है, अब जितने भी शोज
इस अपील के बाद से हुए हैं, सब यही थे कि अगर भारतीय इतने खर्चे कम कर दें तो हमारे देश में इतने करोड़ की बचत होगी और हम मतलब हमारे हमारे पास कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम भारतीय खर्चीले नहीं होते तो वो अमेरिका से ऊपर होते। तो ये भी नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अगर देश हित में आप खर्चा कम करिए अपना, आप ही लोग ज्यादा खर्चा करते हैं। इसमें जनता का दोष कितना है और सरकार की नाकाबिलियत का दोष कितना है? मेरी बुआ की मूंछ होती है ना तो मेरा चाचा होता। अब मैं आपको एक डाटा देता हूँ जी। भारत में सिर्फ 3%, मुझे पता था ये सवाल आएगा, ये डाटा मैं इसलिए लेके आया हूँ। भारत में सिर्फ 3% लोग हैं जो विदेश यात्रा करते हैं, टोटल आउट ऑफ 140 करोड़ पीपल। केवल 14% लोग हैं जो वाइट कॉलर दफ्तर जाके नौकरी करते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। 7.5% लोगों के पास अपनी कार है, टोटल 7.5%। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हर महीने 8,000 रुपये पे गुजारा करते हैं। क्या ये लोग सोना परचेज कर सकते हैं? ये बचाओगे तो वो हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लोग अपना जीवन जी रहे हैं अपने हिसाब से। आप लोग एक नैरेटिव गढ़ते हो, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और आपको उसके बाद आप पूरे देश में माहौल बनाते हो। 2 महीने से कहाँ थे? 70 दिन से काम चल रहा है तो तब क्यों बताया लोगों को कि ये क्राइसिस आने वाला है? मोदी जी कह रहे सरकार ने जितना हो सकता था किया 2 महीने में। क्या किया? आप इसलिए चुप थे क्योंकि चुनाव था। अगर चुनाव नहीं होता ना, 28 फरवरी के तुरंत बाद ही ये आज जो ये स्थिति पैदा हो रखी है, ये वो साफ साफ आ जाती सामने। आपको सिर्फ चुनाव ने रोका। कल कुछ नहीं कहा, इससे 2 दिन पहले अपील की है, यानी 10 तारीख को। 4 को रिजल्ट खत्म हुआ, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनाने में बिजी हो गए और जैसे उसे फुर्सत मिली, खाली हुए, तो आपने देश को ये बता दिया कि भाई हम क्राइसिस में हैं। और जब किसी भी देश का प्रधानमंत्री जब इतनी बड़ी बात मन से बोलता है कि आपको ये सब कटौती करने की आवश्यकता है और हम लोग संकट में हैं और हमें ये करना चाहिए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि संकट कितना बड़ा है। और ये जो गोल्ड वाली बात है कि जिस तरह से इन्होंने बढ़ाई है चीजें, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है अभी सर, क्योंकि शादियों का सीजन आ गया है। इस समय सबसे ज्यादा गोल्ड अगर खरीदने की बात की जाए तो वही शादियों का सीजन, जो ठंड में होता है, गर्मी में होता है, वो अभी चल रहा है। इस तरह से उस दिन जब उन्होंने अपील की थी, उस दिन ये भी कहा गया था कि नहीं सोने के दाम भी नहीं बढ़ेंगे, उस पर असर नहीं होगा, बस हम चाहते हैं कि आप खर्चा कम करिए। लेकिन 2 दिन बाद ही इंपोर्ट ड्यूटी इस तरह से बढ़ा दी गई है। अब आप देखिए कि कुछ ज्वेलर्स जो हैं, लखनऊ से भी वीडियोज आती हैं कि वो सड़क पे बैठ गए हैं इसके विरोध में, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। वहीं पे ऐसी भी वीडियोज है जहाँ पे एक ज्वेलर रोते हुए कह रहा है कि मोदी जी ने कहा है तो मानेंगे क्योंकि हम थाली ताली भी बजाए थे, उनकी बात मानते हैं। तो ये देखिए, पॉलिटिकल टेक्निकल पहलू के अलग एक भावुक पहलू भी तो इससे जुड़ा हुआ है सोने के साथ। क्या इसका भी फायदा उठाने की कोशिश की गई है? ये भावुक पहलू सिर्फ टीवी के कैमरे के सामने है। उससे अकेले में मिल लेना, अगर वो तुम्हारे कंधे पे सर रख के ना रोए तो मुझे बता दियो। ये सब देखो, मीडिया नैरेटिव एक अलग चीज़ है और सच्चाई एक अलग चीज़ है। यहाँ समस्या क्या है, सच्चाई से भागते हैं। आप पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ समस्या है, फिर देश को बताओ, फिर समाधान ढूंढो उसका, लोगों को बताओ कि मुझे आपसे इतना सहयोग चाहिए। आप लोग पहले तो ये कहते हो कि हाँ समस्या है, फिर ये कहलवाते हो कोई समस्या नहीं है। समस्या तो आप लोगों के खर्चे हैं, आप उनको कट शॉर्ट करो। अरे भाई आप सरकार हमें दे क्या रही है? सरकार हमसे ले रही है। हाँ। आप इनकम टैक्स लेते हो, आप जीएसटी लेते हो, आप रोड टैक्स लेते हो, आप सेस लेते हो, ठीक है, कोई आप टोल टैक्स लेते हो, कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमें दे रहे हो। बिजली देते हो तो बिल भरना पड़ता है, गैस सिलेंडर देते हो तो पैसे देते हैं। क्या दे रहे हो आप हमें? आप उल्टा मांग रहे हो। चुनाव से पहले वोट, उसके बाद त्याग। और उसमें भी तो होता है कि फंड्स जाते हैं, जैसे पीएम केयर फंड, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को गुनहगार बना के खड़ा कर दिया गया कि जैसे आप लोगों के लाइफस्टाइल के कारण हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप लोग अपना लाइफस्टाइल कम कर दें, आप लोग विदेश ना जाएं। अरे कितने लोग विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए? 1.5 लाख रुपए तोले सोना है। जिनके यहाँ शादी है जाकर उनसे पूछो, कौन खरीद रहा है? सही बात है, सही बात है। अभी तुम्हारी शादी हुई थी, कितना सोना लिया तुमने? बहुत कम। कितना बताओ? मैंने तो बनवाया ही नहीं था कुछ भी, मैं उधर से बना। जबकि तुम नौकरी करती हो, ठीक ठाक सैलरी लेते हो, जब तुम्हारा ये हाल है तो जो ग्रामीण
के इलाकों में जो शादियां होंगी, अभी जो शादी का सीज़न आ रहा है, कौन सोना ले पाएगा? कोई भी नहीं। और जो आपने हालात पैदा कर दिए हैं, कोई इस तरफ झाँकेगा भी नहीं। सही बात है। और सेम स्थिति हुई थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब नोटबंदी थी, माफ़ करना, जब लोगों के यहाँ शादियाँ थी, तो उस बात को भी कैसे हँस-हँस के बताया जा रहा था। हाँ। और अब सेम स्थिति वैसे पैदा होगी। और कहते थे कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, मंगलसूत्र छीन अब कह रहा लेगी। शादी हो तो गहना मत खरीदो। अच्छा, एक चीज है, बयान जो होता है ना, मैंने देखा है कि घूम घाम के पिछले 12 साल में सारे मोदी जी के सीएम वर्सेस पीएम वाले आ जा रहे हैं। अभी फिर से उनके कई बयान वो तो पुराने पार्टीज वायरल हो करती रहे हैं। रहती हैं आपस में, लेकिन कांग्रेस उनकी जो बात है सर, आप सदन में देखिए, सदन में जो इन्होंने बोला था, नेहरू ने कहा था कि कोरिया के युद्ध का असर भारत पर पड़ रहा है, ये कोई बात हुई? अमेरिका का असर कैसे पड़ जाएगा? यही सीएम रहते हुए बोले थे कि सोना खरीदने से आर्थिक मंदी की तरफ चीजें हो सकती है, आर्थिक संकट हो सकता है। ये बात आपके गले उतरती आप है? दोनों बात कह रहे हैं। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का असर भारत पे आ रहा है। हाँ, अब कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि देखो ये जो रुपया है या जो सोना है, इसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है या हमारे ऊपर आ रहा है। हाँ। वो भी कह रहे हैं। सब कह रहे हैं। तो भैया ना कि ये मिसकैलकुलेशन होता है या फिर केवल ये है कि नहीं, बयान दे देता मिसकैलकुलेशन हूँ, नहीं होता। जानकारी की कमी? ये चुनावी भाषण होते हैं, बयान दे अच्छा। देते हैं, जनता को अच्छे लगते हैं, फिर वोट आती हैं, फिर आप कुर्सी बैठ जाते हो, फिर आप भूल जाते हो। लेकिन आपको ये पता नहीं था कि क्राइसिस कभी ना कभी आपके सामने भी आ सकता है। आ गया वो। वो तो है ही। वो कहते हैं ना, हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये वैसे ही काम हो गया है। और आज का जो ये दौर है ना, सोशल मीडिया का और ये ट्विटर का, फेसबुक का, आपके पुराने वीडियोस 1 मिनट में फैक्ट चेकर बाहर निकालते हैं, बता देते हैं कि देख लो क्या हुआ। अब कल देखो आप क्या हुआ कि निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, द हिंदू की स्टोरी लगा दी, कहा कि इंदिरा गांधी ने भी देश से सहयोग मांगा था। ठीक है, वो द हिंदू की स्टोरी थी ही नहीं, फेक थी वो, लेकिन वो चल गई और लोगों ने मान लिया होगा। किसी को देखो, हाँ। आम जनता को क्या पता फैक्ट चेक क्या होता है। उसने चला दिया, सांसद जी ने, वो चल गया। जब तक हिंदू ने फैक्ट चेक करके बताया कि ये फेक है, तब तक तो वो लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। हाँ, और वो फैक्ट चेक कितने लोग तक पहुंचेगा ये भरोसा नहीं ये है। भरोसा नहीं है। और यही लोग, यही मंत्री जो कि एआई की वाली चीजें शेयर कर रहे हैं, फेक, वो एआई के उपयोग बोल करके चैनल बंद करा देते हैं। आईटी एक्ट में भी तो डाल रखा है। अब इस पे तो क्या ही बोलूं। अच्छा सर, इस सारी चीजों के बीच में एक बार फिर से, पिछली बार जब गैस सिलेंडर वाली भी दिक्कत हुई थी, तब भी ये हुआ था कि विपक्ष पैनिक फैला रहा है, अभी हो रहा है कि विपक्ष पैनिक फैला रहा है। विपक्ष क्या करे? अभी क्या करना चाहिए उनको इस पे? उनको देखिए हथियार तो मिल ही गया कि बताइए, इतनी बड़ी संकट नहीं, थी। ये चाहते हैं कि विपक्ष सारे चुनाव हारता रहे, अपने घर बैठ जाए, सारे स्टेट और पूरा देश इनको जीत के दे दे और ये जो चाहे वो करें। भाई, विपक्षी पार्टियों का काम है कि वो सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करें, उनकी नीतियों की आलोचना करें, वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में देश को बताएं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ यह सरकार गलत है। विपक्ष का काम ये तो होता है। क्या कोई विपक्ष ऐसा है किसी भी देश में कि जो अपनी सिटिंग गवर्नमेंट की तारीफ करता हो? अदर देन मायावती जो यूपी में योगी जी की सरकार की तारीफ करते हैं, यूनिक केस है, वो एक अलग चीज है। पूरे वर्ल्ड में एक भी सरकार ऐसी नहीं है जो विपक्षी पार्टियां जहां उसकी तारीफ करती हो। विपक्ष का काम है, ये मीडिया का काम है सरकार को बताना कि आप यहाँ गलत कर रहे हो, आपकी ये नीतियां गलत हैं, ये जनता के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है। तो पैनिक फैला कौन रहा है? अगर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इसको पेश किया लोगों के सामने, पैनिक तो वहीं से फैला ना। मार्केट भी क्रैश हुआ है, विड्रॉल भी बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों ने जो कैश विड्रॉ किया कल, ठीक है। और अब लोगों के मन में, और असली पैनिक क्रिएट होगा पता कब? मुझे लगता है वही कल रात को या परसों तक। इनको ये उम्मीद है, अभी ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प आज चाइना जा रहे हैं, वो वहाँ प्रेसिडेंट चीन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, और इनको लगता है कि वहाँ से ईरान का रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर ईरान का रास्ता निकल भी जाएगा वहाँ से, जितने ये हमले हुए हैं, जितने तेल के कुएं हैं, जहाँ वो वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, अगर आप उनको ऑपरेटिव करोगे भी, उसमें भी 6 से 8 महीने लग जाएंगे। मैं मान लूँ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट और ट्रम्प की मीटिंग से कोई रास्ता निकल गया, उसके बावजूद भी 8 महीने लगें, 10 महीने लगें, 12 महीने लगें, उसको ऑपरेटिव करने में, सब कुछ नॉर्मल होने में इतना समय लग ही जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आज की डेट में सामने खड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा है, इतना छोटा नहीं है। नहीं, तैयार रहना है जनता। हाँ, तैयार रहना जनता को।
अच्छा। आपको आपको मोदी जी ने कह दिया है कि आपको तैयार रहना है। अब उनसे बड़ी अपील तो कोई है नहीं हिंदुस्तान में। जब उन्होंने ही कह दिया है तो फिर खत्म होगी बात।